नमस्कार, स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है डिम्पी। बाजार में आज जिन लेवल्स के पास हम खुले थे वहां से सस्टेन भी किया और बढ़त भी देखने को मिली। आज दिन पर बाजार वीक नहीं हुए और इनफैक्ट आज सपोर्ट आपको ना सिर्फ बड़े सेक्टर से बैंक्स आपको आज सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आईटी दिख रहे हैं और बड़ा सपोर्ट रिलायंस जैसे स्टॉक से आ रहा है जहां पर 2% तक की तेजी। इनफैक्ट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आज निफ्टी में अगर आपको दिख रहा है तो वो रिलायंस देखने को मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो क्लियरली वे आउट कर रही हैं आज बाजार पर। बोफा की मेटल्स पर रिपोर्ट आई और हमने देखा उसके बाद रिपोर्ट में क्लियर कंस्ट्रक्टिव रिपोर्ट है। स्टील प्राइसेस हाइक के केस बनता है और जिसके चलते आपने देखा आज स्टील काउंटर्स में एक अच्छी मूव है। रिलायंस परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, ब्रॉडर मार्केट तो खैर इतनी परफॉर्म नहीं करी जितना आज मेन इंडाइसेस निफ्टी बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहे हैं। और इनफैक्ट ऑटो से आज आपको फ्रेश लोज ही देखने को मिले। इंट्राडे में ही आज आप देखें तो ऑटो सेगमेंट ने इंट्राडे 8 महीने के बाद आज इंट्राडे लो बनाया है। एमएनएम लगातार अब आपको वीक दिख रहा है। कई सारे रिपोर्ट्स का एक्चुअली प्ले आउट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि अब 2 दिन बाद ही मंथली एक्सपायरी भी है तो उससे पहले क्या शॉर्ट्स कवर होने का चांस बनता है? डिम्पी, एक्चुअली ये बड़ा सवाल इस पूरी सीजन इस पूरे मंथ रहा है इनफैक्ट कि ये शॉर्ट्स जो बने हुए हैं रिकॉर्ड लेवल्स पर बने हैं, ये कवर कब होंगे? अभी आज भी आप देखें तो बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं हुआ, एटलीस्ट टूटा नहीं बाजार। हाँ, बाजार टूटा नहीं, यही एक अच्छी बात है। और दूसरा देखिए, अब ये शॉर्ट्स कवरिंग की जो बात हो रही है, महीने में 4 बार वीकली एक्सपायरी होती है। आपका 4 बार उम्मीद जगती है कि इस बार वीकली एक्सपायरी पे शॉर्ट्स कवर होगा और वो नहीं होता। वो नहीं होने का दिक्कत क्या होती है कि आपके मार्जिन्स में प्रॉब्लम आती है। हमने ना कुछ एक अहम ट्रिगर बनाए हैं और अहम ट्रिगर में आपके जरा स्क्रीन पर लेके आता हूँ। उसके अंदर हमने सारी चीज़ें नोटिस करवाई है जो इस समय मार्केट के अंदर थोड़े ध्यान देने वाली हैं। कल से हम कुछ और पॉइंट्स भी आपके सामने रखेंगे ताकि जब 2 बजे का कार्यक्रम 2:30 बजे का कार्यक्रम आप देखें तो बिल्कुल क्लियर विजन आपको मिल जाए। पहला, 17,000 को बेस बनाने की कोशिश हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट ने फेड की बैठक से पहले, फेड की बैठक के बाद, एक्सपायरी से पहले और ठीक एफएडओ के अंदर कई गाइडलाइंस आने के बाद 17,000 का बेस बन रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 39,500 पार होना जरूरी है, तभी शॉर्ट कवरिंग आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फिलहाल अभी 39,500 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद करें बैंक निफ्टी अगले 10-15 मिनट में निफ्टी के मुकाबले ज्यादा स्पीड से चलेगा। ये आपको चार्ट पे भी दिख रहा होगा। निफ्टी में इस समय 38% का रोल ओवर है। इस बार की सीरीज जो है 1 डे बिफोर हो रही है एक्सपायर, गुरुवार की जगह बुधवार। और निफ्टी बैंक पर अभी तक करीब 69% का रोल ओवर। आप दोनों में ना मेजर फर्क देख पा रहे हो। बैंक निफ्टी में रोल ओवर फास्ट हो रहा है जबकि निफ्टी पे नहीं है। ये मेटल्स का भी आप जो पढ़ रहे थे, भी आप ऑटो भी बता रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका रोल का फिगर कैसे आता है? अगर ये बढ़ जाता है तो आप निफ्टी में भी एकाएक रोल ओवर के फिगर बढ़ते हुए दिखेंगे। एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग रिकॉर्ड 8% से अब 13% हुई है, तो ये भी आपके लिए एक बेस का काम था। अगर आप कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ 2 चीज़ों को देखने लग जाएं, विक्स को, एफआईज की होल्डिंग को और प्लस टेक्निकल में बेस कहाँ पे बन रहा है, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या चल रहा है। सुबह आपको अजय दिखा रहे थे 16,800 17,000 का वो बेस वाला हिस्सा जो हमने आपके लिए मैन्युफैक्चर करके रखा था। खैर एनी हाउ, आगे देखिए, फार्मा और आईटी सेक्टर में 2 दिन से खरीदारी हो रही है। अब रिपोर्ट आए चाहे नहीं आए, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो बाइंग है वो 2 हिस्सों का काम करते हैं। फर्स्ट, एक तो वैल्यू बाय का, दूसरा डिफेंसिव बाय का। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी के 50 में से 37 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। आज डाउन द लाइन बढ़ा था मार्केट के अंदर, इसलिए आप बार बार बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि मार्केट के अंदर आज फॉल नहीं आ रहा, क्योंकि मेजोरिटी शेयर्स कल के मुकाबले ठीक है, शुक्रवार के मुकाबले ठीक है। तो ये कुछ ठीक है। रिलायंस तो सबसे बड़ा वेटेज वाला ही है, वो टॉप का अव्वल नंबर पे खड़ा हुआ है। एक पॉइंट मैं आपको और नोटिस कराऊंगा, वह निफ्टी बैंक का पीसीआर 1 के करीब आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि पीसीआर यानी कि जो हार्ट बीट है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ऑलमोस्ट थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, वो बिलो और अबव नहीं है ज़्यादा। सीमेंट स्टील सेक्टर का अच्छा रोल ओवर देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट भी नोटिस करने वाला है, क्योंकि जिस समय आप सीरीज़ के एक्सपायरी के आसपास जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे पोजीशनिंग ज़्यादा ठीक बन रही है। इन सबको समाप्त करके हमने ट्रेडर स्क्रीन भी बना दिया आपके लिए। फिर पवन पराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे बातचीत अभी हम शुरू करेंगे और प्रियंका उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं आपको ट्रेडर स्क्रीन उससे पहले एक बार दिखा देता हूँ। ये हमने 4-5 हिस्सों में ट्रेडर स्क्रीन को बनाया है, उसमें ग्लोबल से लेके लेवल्स तक सब कुछ लिखा हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पवन पराग इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रियंका उनसे करिए बातचीत की शुरुआत। चलिए, बिल्कुल डिम्पी। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स रिफ्लेक्ट करने के बाद अब ये समझ लेते हैं कि बाजार पे एक फंडामेंटल नजरिया रखना क्या चाहिए। क्या हम कहीं से बेटर हो रही हैं सिचुएशंस या फिर अभी भी more is yet to come? पवन पारेख हमारे साथ है रेनेसांस इन्वेस्टमेंट से। पवन, गुड आफ्टरनून।
बाजार को इस वक्त कैसे असेस करना चाहिए, क्योंकि अब ट्रिगर Q4 का भी लेना शुरू करेगा मार्केट, अर्निंग्स का, और उसी एंटिसिपेशन में कौन से स्पेसेस आपको लगता है जो सरप्राइज पॉजिटिवली कर सकते हैं, और साथ ही किस तरह के क्योंकि मार्जिन हिट रहा है, इन्फ्लेशन और स्लो डाउन के कंसर्न्स जो रहे हैं, उससे कहीं ना कौन कौन से सेक्टर्स पे एक डाउनग्रेड का भी डर, या फिर स्पेसिफिक स्टॉक्स पर भी डाउनग्रेड का एक डर है? गुड आफ्टरनून। देखिए Q4 का जो क्वार्टर होगा मुझे लगता है काफी हद तक Q3 जैसा ही होगा। थोड़ा डिमांड स्लो डाउन देखेगा, बट कमोडिटी कूल ऑफ जो हो गया है उससे मार्जिन रिकवरी दिखनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। ओवरऑल बेसिस पे आप देखें तो बैंक ऐसा सेक्टर है जहां पर अभी भी हमको काफी अच्छी तेजी तारीख है जी जी जहां पर हमें अभी भी अच्छी काफी तेजी दिखती है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अभी बहुत स्ट्रांग है, जबकि क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बिनाइन है। ऐसे में बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा चले भी नहीं लास्ट 4-5 महीने में, तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जहां पर Q4 थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा शांत टाइप क्वार्टर हो, पर अगर आप यहाँ से ऑटो सेक्टर को थोड़ा स्टडी करें तो देखें लास्ट 4-5 साल काफी टफ रहे ऑटो सेक्टर के लिए। इनकी कॉस्ट बढ़ गई थी, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई, सेफ्टी कॉस्ट बढ़ गई, कमोडिटी साइकिल की वजह से इनको कॉस्ट इंक्रीज हो गई। पर यहाँ से आप देखें जैसे जैसे रूरल रिकवरी होगी तो ऑटो सेक्टर में भी एक बहुत बड़ी तेजी अगले 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ऑटो सेक्टर में काफी बड़ी तेजी आ सकती है। एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखें तो बीच में 4-5 साल का पीरियड ऐसा था जहां बैंक्स में भी सिमिलर प्रॉब्लम थी कि बैंक स्टॉक्स ने रिटर्न नहीं दिया था, बट जैसे ये एनपीए साइकिल खत्म हुआ बैंक्स ने 3-4 साल बहुत अच्छे से रिटर्न दिया। आई थिंक ऑटो सेक्टर भी ऐसे ही किसी फेज में है। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे सीमेंट है या ऑटो है, आपको इनको Q4 के स्पेसिफिक नजरिए से नहीं देखना है, क्योंकि Q4 के नंबर्स तो क्या है हो सकते हैं थोड़े शांत भी हुए बिकॉज इसके अंदर लोगों के पास पुरानी एंट्री पड़ी होगी। फिलहाल एक शॉर्ट टर्म डिमांड स्लो डाउन भी दिख रहा है। अगर अगर आप 2-3 साल का व्यू लें तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट 2-3 साल में रिटर्न्स नहीं दिए, बट अगले 2-3 साल के लिए काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। पवन जी, एक चीज़ मेरे को पता करनी है मैं थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होना चाहता, मैं थोड़ा सेफ्टी स्पेसिफिक होना चाहता हूँ। इस सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को कुछ शेयर खरीदने हैं, समझने हैं आपसे, तो आप मेरे को सेगमेंट बता सकते हैं कि कहाँ पे पोजीशन ले, क्योंकि मैं उसकी एक वजह बता रहा हूँ सर। 18,000 के आसपास, 17,500 के आसपास काफ़ी पोजीशन ली हुई है जो स्टक हो गई है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं उसी पोजीशंस को ठीक करता रहूं, या तो मेरे पास दूसरा रास्ता है कि मेरे पास जो बचा हुआ पैसा है, जिसको हम लास्ट में कहते हैं ना, बचाने के लिए रखा हुआ आपने पैसा है, सेवियर वाला मनी, उसको मैं कुछ ऐसी जगह पे लगाऊं वो और नया नुकसान ना दे, फायदा दे या ना दे, नया नुकसान ना दे। सर थोड़ा टफ है क्वेश्चन, बट मेरे को पता आप बता देंगे। नहीं, क्वेश्चन काफी वाकई में काफी टफ है, पर मैं आपको बता दूं कि जहां पर आपको रिस्क बहुत ही कम लेनी है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लार्ज कैप पे फिर फोकस करना है। विद इन दैट भी मैं आपको एक बता रहा हूँ कि सेफ्टी कहाँ पर है। सेफ्टी वहां पर है जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो रीजनेबल है और वो अचीव होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हम ट्रेडिशनली फार्मा है या बहुत सारे सेक्टर्स को हम सेफ मानते हैं, बट वहां पर भी अगर आप देखें सेफ वो इसलिए होती है कि वहां पर अर्निंग स्टेबल होते हैं। आज के डेट में हम ऐसे सिनेरियो पे हैं जहां पर फार्मा या आईटी सेक्टर जिनको ट्रेडिशनली सेफ माना जाता है वहां पर अर्निंग स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ये काफी ग्लोबल सेक्टर्स है और ग्लोबली बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। आप खुद जानते हैं कि हर अगले हफ्ते एक नई स्टोरी बाहर आती है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है इंडिया में एक ऐसी बहुत बड़ी स्टोरी चल रही है जो है केपेक्स साइकिल की। आप Q3 में भी देखेंगे तो मैंने पिछली बार भी ये बात बताई थी आपको कि डिस्पाइट डिमांड स्लो डाउन आपने देखा होगा कैपिटल गुड्स सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो एबीबी हो, लार्ज कैप एल&टी हो, इन सब में अर्निंग्स बहुत अच्छी आई थी। तो गोइंग अहेड मुझे ऐसा लगता है केपेक्स साइकिल ऐसी थीम है इंडिया में जो इररेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक साइकिल्स ये अच्छे से बनी रहेगी। और आज के डेट में जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है तो फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ जाएगा। तो कैपिटल गुड्स ट्रेडिशनली आप देखें तो सिक्लिकल सेक्टर माना जाता है, रिस्की सेक्टर माना जाता है, बट फ्रॉम एन अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल और प्रॉमिसिंग सेक्टर है। उसके अलावा मैंने आपको कहा जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटो का मुझे मेरे हिसाब से ऑटो सेक्टर का एक बॉटम बन चुका है। सारा जो भी बुरा होना था इन सेक्टर्स के लिए इसके पीछे है, अब यहाँ से सिर्फ अच्छा होना है। और बैंक्स ऐसा एक सेक्टर है वंस अगेन जहां पर लास्ट 3-4 महीने से परफॉर्मेंस आई नहीं है, पर अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है। और बैंक्स के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्टर्स को अब एनबीएफसीज पे ही फोकस करना चाहिए। बहुत सारी एनबीएफसीज हैं छोटी बड़ी जिनके साथ भी बहुत सारे इश्यूज आए हुए थे। अब जो है इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका है, अब यहाँ से ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होना है, हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हम इंटरेस्ट रेट कट भी देख लें। और डाउन द लेवल जैसे जैसे रूरल ग्रोथ आएगी तो रूरल सेक्टर में एनबीएफसी ज्यादा काम करती है वर्सेस बैंक्स।
वंस अगेन एनबीएफसी में भी आप देखें तो टॉप की एनबीएफसी आप बजाज को छोड़ दीजिए, पर डाउन द लेवल आप देखें तो आपको बहुत सारी अच्छी पेरेंट स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाली एनबीएफसी भी आपको वन टाइम प्राइस टू बुक अवेलेबल है। तो ये सारे सेक्टर्स है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3-4 क्वार्टर तक अर्निंग स्टेबल रहेगी, और अर्निंग्स अगर स्टेबल रही तो स्टॉक प्राइस भी स्टेबल रहेगी। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन जहाँ पर आप अभी बात भी कर रहे थे पवन कि कुछ कुछ एरियाज हैं, क्योंकि आज आप देखें ना तो बोफा का जो एक रिपोर्ट एमएनएम पर आया है और उनका क्लियरली ये कहना है कि कोई बहुत बड़े कैटलिस्ट नहीं दिखते हैं जिसकी वजह से आप एक तेजी देख पाए एमएनएम के स्टॉक पे। ये स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है पिछले पूरे साल और इनफैक्ट आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन अब आगे फार्म बिजनेस आउटलुक को लेकर भी वो अनसर्टेनिटीज रिपोर्ट में बात कर रहे हैं। तो ये चीज तो अप्लाई पूरे फार्म इक्विपमेंट से जुड़े फार्म एग्री फार्म स्पेस से जुड़े हुए स्पेस पर रह सकती है। ऐसे में क्या व्यू बनाना चाहिए उस स्पेस की, अर्निंग्स कैसी आ सकती हैं, क्या कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म कर सकता है वो स्पेस? देखिए, रूरल अगर आप पूरे सेक्टर को एनालाइज करें तो एक ट्रैक्टर ही एक ऐसा सेगमेंट है जो लास्ट 2-3 साल से डिस्पाइट ऑल द इश्यूज एकदम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ठीक है, पर उसके अलावा चाहे कंज्यूमर स्टेपल्स हो या ऑटो हो या रूरल फाइनेंस हो, सब में काफी हद तक हमको थोड़ी मंदी ऐसी दिखी है। ठीक है, तो ट्रैक्टर एक साइकिल अलग है जो पूरे रूरल इकोनॉमी से 100% कोरिलेटेड हो, कोई जरूरी नहीं होता हर साइकिल में। ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ से रूरल रिकवरी आएगी तो हो सकता है ट्रैक्टर के जो है आउटलुक काफी म्यूटेड रहे, बट जो कंज्यूमर डिमांड है चाहे वो रूरल फाइनेंस हो या ऑटो हो, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ तो अभी तक कोई रिकवरी आई नहीं है, यहाँ तो रिकवरी अब देखने को मिलेगी यहाँ से। पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने 3 सेगमेंट पे हमको नोटिस करवाया, एक तो ऑटो, बैंक और एनबीएफसी। आप रीज़न भी बता रहे थे कि सेगमेंट के अंदर सेफ्टी और रिटर्न दोनों मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मार्केट तो खैर आज चल ही रहा है अच्छा 17,000 का बेस बनाने के बाद। अब आप अभी अमूमन इस समय कोई SGX निफ्टी देखता नहीं है। अगर आप देखेंगे ना इस समय SGX निफ्टी को, तो करीब करीब SGX निफ्टी भी इस समय अच्छी बढ़त दिखाने के बाद 100 ये आ गया 17,100 के करीब आ गया। तो SGX निफ्टी भी कहीं भी आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा। अब यूरोपियन मार्केट्स के हम नीचे बैंड अभी चला देंगे, यूरोपियन जिसमें US मार्केट्स के फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं वो अभी आपको पता लग जाएगा। अब 2 टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लक्ष्य सिंह हैं और साथ ही श्रीकांत चौहान है, उनसे करते हैं बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। श्रीकांत आपसे शुरू करें, आपने अपने क्लाइंट्स को एवरेज करवा दिया कि सर अभी एवरेज नहीं करवाया, जिनके ऊपर की निफ्टियां और बैंक निफ्टियां हैं? ओके नहीं तो देखिए, अगर निफ्टी के लिए या इंडाइसिस के लिए अगर हम कोई ट्रेड कराते हैं तो हम विद स्पेसिफिक स्टॉप लॉस ट्रेड कराते हैं। पोजिशनल ट्रेड हम बिल्कुल नहीं कराते हैं, और हमारे क्लाइंट्स को हम लोगों ने बहुत पहले से इनफैक्ट कई बार वार्निंग दी है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होने के बाद पोजीशंस में से निकलना है। लेकिन आज के दिन में बिल्कुल हमने कुछ पोजीशंस को लॉन्ग कराई है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि सिस्टम में काफी बड़ा शॉर्ट पोजीशन खड़ा है, और जो रीजन थे, जो वर्ल्ड लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे जो रीजन बन रहे थे या उभर के आ रहे थे, वहां पे हमें लगता है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक टैक्टिकल प्ले हो सकता है, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा बाउंस कर सकता है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। लेकिन ये उसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 17,110 के लेवल्स, जो शुक्रवार के हाईएस्ट लेवल्स थे। डिम्पी अगर मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस करता है तो फिर हमें लगता है कि इसमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बनेगी। तब तक हमें लगता है कि ये जो मामला है वो अभी भी 50-50% चल रहा है, और एक बुलिश बायस के साथ बिल्कुल मार्केट में कॉल लिया जा सकता है। ओके, बुलिश बायस के साथ आप मार्केट में कॉल लेने की बात करें। हमारे साथ लक्ष्य भी हैं, लक्ष्य सिंह, उनसे भी समझते हैं कि वो क्या व्यू बना रहे हैं। लक्ष्य, गुड आफ्टरनून। इस वक्त क्या थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है? क्या आप लॉन्ग के कॉल्स ले रहे हैं या अभी कॉशियस है, सेल ऑन राइज का मार्केट देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? राइट नाउ जो आज का फॉर्मेशन है वो तो एक पॉजिटिव फॉर्मेशन है। मेरे हिसाब से जो बेस है वो पिछले 2 दिन से नहीं, पिछले 10 दिन से बेस ही बन रहा है, और मैं इसको एक पॉजिटिवली इस सेंस में लूंगा कि अगर आप देखें ग्लोबली तो जो भी न्यूज एब्जॉर्ब हुई है वो काफी बड़ी न्यूज थी, उसके बाद भी हम 17,000 के पास हैं। तो ये एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है कि चीजें एब्जॉर्ब की जा रही हैं, और यहाँ से अगर 17,000 का एरिया जैसे आज हम होल्ड कर रहे हैं, अगर क्लोजिंग में ये होल्ड होता है तो 17,180 और 250 तक के लेवल खुल जाएंगे, जो कि 1 से 2 दिन में आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में 39,590 पे हम हैं, अगर 650 के ऊपर निकलते हैं तो 40,150 तक के लेवल आ सकते हैं। ये सारा जो फॉर्मेशन है ये शॉर्ट कवरिंग प्लस थोड़ा सा जो वैल्यू बाइंग है वो हो सकती है।
जो चीज प्रेशर डाल रही है मेरे हिसाब से, जो ईयर एंड की एक सेलिंग होती है, नॉर्मली हम देखते हैं जो चीज पिटी हुई है वो और गिरती है, तो जो लोग लॉस में हैं वो और अपने स्टॉक्स उनको बेचते हैं, तो वो चीज ज्यादा हावी हो रही है, ना कि ग्लोबल सिनेरियो। ग्लोबल मार्केट्स वैसे भी स्टेबल है पिछले 2 दिन से, आज भी फ्यूचर्स ऊपर हैं, आपका यूरोपियन मार्केट भी ग्रीन है, तो चीजें जो है वो स्टेबलाइज कर चुकी हैं। लेकिन हमारे मार्केट में लोकल थोड़ा ईयर एंड फैक्टर हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं तो जो पिछले 10 दिन के जो लोज हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, नियरली 16,850 और बैंक निफ्टी में 38,600 700, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह इमर्ज हो रहे हैं अगले 1 महीने के लिए। मेरे हिसाब से अप्रैल अच्छा हो सकता है, इनिशियल 5 से 10 दिन। कोई सिर्फ एक लक्ष्य आपसे एक पॉइंट पता करना, आप ये कह रहे हैं ना बेस 10 दिन से बन रहा है, पोजीशंस कुछ कुछ उठाई जा सकती है, कितनी पोजीशंस? मान लीजिए 10 में से कितने लॉट उठा लें एवरेज? मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना और हमको माल कितना लेना है। तो एग्जैक्टली जब भी डिप हो रहा है, डिप होने पे हम, जैसे कोई ऑप्शन बायर है तो वो कॉल बाय हर डिप होने पे करे, ना कि उठने पे। तो राइट नाउ जैसे मॉर्निंग में हमने देखा एक छोटा सा मार्केट में हल्का गैप अप था, उसके बाद सेलिंग आई, तो वो जो सेलिंग थी वो एक सेलिंग के बाद जो लेवल्स थे वो लेवल्स थे एक्यूमुलेट करने के लॉन्ग पोजीशन। नॉर्मली क्योंकि टाइम हमें नहीं पता, 2-3 दिन अगले कठिन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ईयर एंड फैक्टर, तो इस केस में कई लोग ऑप्शन बाय करते हैं, हम लोग ऑप्शन सेल करके चलें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम अगले 2-3 दिन का है जो शायद डाइसी रह सकता है, मार्केट ना गिरे बट उठ भी ना पाए। तो इसलिए अगर कोई बोलता है कि लॉन्ग पोजीशन मुझे बनानी है तो पुट सेल करके ज्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन वो हर डिप पे, जैसे आज का डिप था, अगर फिर से कोई गैप डाउन होता है उसके बाद मुझे नहीं लगता वो गैप डाउन सर्वाइव करेगा। रीजन सिंपल, एफआईआईज की जो शॉर्ट पोजीशन है इतनी ज्यादा एग्रेसिव है, उन्हें भी कवर तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत भी अगर जितनी टोटल पोजीशन है उसका 25% भी अगर कवर करते हैं तो उसमें भी निफ्टी में 300-400 पॉइंट का बाउंस और बैंक निफ्टी में 1000-1500 पॉइंट का बाउंस आ ही जाता है। तो वो व्यू लेके मैं चल रहा हूँ कि ईयर एंड में, क्योंकि एक्सपायरी भी लास्ट में फंस रही है, तो हो सकता है कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग होती रहे, हम बहुत ऊपर ना जाएं लेकिन हम गिरे भी नहीं। ठीक है, तो ऑलराइट। स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा बेटर रहेगा, जो लोग ऑप्शन बाय करना चाहते हैं, स्टॉक में ज्यादा आपको मूवमेंट मिलेगा, तो वो प्रेफर्ड पिक रहेगी। ठीक है, ऑलराइट। लक्ष्य तो यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाकर रखनी होगी। तो अभी थोड़े दिन, यानी आप अप्रैल के फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद बाजार में थोड़े लॉन्ग्स कैरी किए जा सकते हैं। श्रीकांत, फिर आज के आपके ट्रेड्स क्या हैं? आपका भी व्यू बुलिश था। बिल्कुल। तो देखिए प्रियंका जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कुछ पोजीशन बनानी है तो हिंदुस्तान लीवर ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जितने भी इंडेक्स के जो दिग्गज स्टॉक्स है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है या तो हिंदुस्तान लीवर या आईसीआईसीआई बैंक, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट को अगर रिवर्स अगर होना है तो ये सभी स्टॉक्स का सहारा लेके ही वो चल सकते हैं। तो इसी वजह से हमें लगता है कि हिंदुस्तान लीवर का लॉन्ग करें, क्योंकि ये स्टॉक काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन के साथ रिवर्स हो चुका है। अगर यहाँ से स्टॉक बढ़ता है तो 2560 से लेकर 2560-70 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से लॉन्ग करें, 2460 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही साथ हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग करें, 844-845 जो आज के इसके लोवेस्ट लेवल्स थे उसे एज स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स रखे 870 के करीब का। हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि वो खुलते के साथ ही बढ़ चुका है तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, लेकिन यहाँ पे भी हमें लगता है कि परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। ओके, श्रीकांत कह रहे हैं कि एक तो एचयूएल और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक ध्यान रखें। मार्केट में ना एक बहुत पुरानी सी बात उठती है कि फंडामेंटल टेक्निकल्स का आपस में मैच नहीं होता। बिल्कुल मैच होता है। सिर्फ 2 मिनट पहले पवन पराग हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि जब आप शेयर्स खरीदना शुरू करें और पक्के शेयर और बड़े शेयर, फ्रंट लाइन शेयर्स खरीदें। टेक्निकल्स वालों ने उस समय नहीं शेयर निकाले थे, इन्होंने अपने शेयर्स निकाले तो देखिए श्रीकांत ने एचयूएल और आईसीआईसीआई बैंक दिया। देने को तो ये 20 रुपये का शेयर भी दे सकते थे, 100 रुपये वाला शेयर भी दे सकते, लेकिन पक्के और अच्छे शेयर्स मिलते हैं बाजार में डिप में, यही सबसे पहले खरीदने चाहिए। छोटे शेयरों का समय बाद में आता है। खैर आगे बढ़ते हैं। जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट जारी की है, किन शेयर्स पे डिटेल से बात की गई है उस रिपोर्ट के अंदर, आपको पढ़नी नहीं है, पूजा आपको बता रही है उस रिपोर्ट के अंदर लिखा क्या है। पूजा बताइए जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट। जी, भारत पर जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है उसमें मार्केट्स को लेकर उनका कहना है कि जो हेडलाइन पीई है अब वो 2018-19 लेवल्स के पास पहुंच चुकी है, और मैक्रो को लेकर उनका कहना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में जो भारी कमी आई है उससे कहीं ना कहीं मैक्रो इन्वायरमेंट से जुड़ी जो दिक्कतें थी
वो कम हुई है, और वहां पर कमी आने से ये जो मैक्रो चिंताएं खत्म होती है और मैक्रो में सुधार जब होता है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस वक्त बैंकिंग इनको पसंद आ रहा है। और जो कमोडिटी प्राइसेस में कमी आई है वो कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, और इस वजह से स्टेपल्स और टू व्हीलर स्पेस जो है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इन तमाम सेगमेंट पर आप नज़र रखिए। अगर स्टॉक स्पेसिफिक व्यू देखते हैं तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि वो ओवरवेट की राय दे रहे हैं। सबसे पहले बजाज फाइनेंस, यहाँ पर उनका मानना है कि एसेट क्वालिटी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, और प्रोडक्ट एक्सपेंशन को देखते हुए यहाँ पर ओवरवेट की राय है बजाज फाइनेंस पर। डीएलएफ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिक्री की जो मोमेंटम है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। एचयूएल में मार्जिन में आगे भी बढ़त जारी रहने का अनुमान है, और वॉल्यूम्स में भी धीरे धीरे एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। पेटीएम में पॉजिटिव नेट पेमेंट मार्जिन जो है वहाँ पर एक बढ़त देखने को मिली, कलेक्शंस में बढ़त देखने को मिली, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है पेटीएम के लिए। रिलायंस में उनके हर एक सेगमेंट में जो क्षमता विस्तार हो रही है ये पॉइंट काफ़ी पॉजिटिव है। उनका पेट्रोकेम, टेलीकॉम, रिटेल, यहाँ पर वो क्षमता विस्तार कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव है रिलायंस के लिए। और इसके अलावा एसबीआई भी पसंद आ रहा है, सॉलिड एसेट क्वालिटी, और इसके अलावा रिटेल लोन ग्रोथ जो नज़र आ रही है वो भी काफ़ी मजबूत है। तो इन तमाम वजह के चलते हम देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर स्पेस है और इसके अलावा एनबीएफसी फाइनेंशियल स्पेस है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जेपी मॉर्गन ने इन तमाम स्टॉक्स में ओवरवेट की कॉल दी है। ठीक है, तो रिलायंस पर अपना व्यू जेपी मॉर्गन ने इस रिपोर्ट में दिया है, एसबीआई पर दिया है, और साथ ही कुछ रीजंस ज़रूर यहाँ साइट किए हैं इस रिपोर्ट में। तो अब कई सारे फैक्टर्स भी आपको दिख रहे हैं जिसके चलते आप देख रहे हैं कि रिलायंस में जो कच्ची खासी अंडर परफॉर्मेंस थी वहाँ से अब एक मोमेंटम बना हुआ है। आज बड़ी बढ़त जो इंडेक्स को दिया है वो रिलायंस ने भी दी है। लेकिन इस बीच जब हम यहाँ पर इतना करेक्शन के बाद अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को पिक करने की बात कहते हैं तो बड़े बड़ी व्यूज़ हम अपने व्यूअर्स को लगातार सुना रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 साल जो अब ग्लोबल मार्केट्स के लिए जितनी भी हेडविंड्स रही हैं, लेकिन आगे किस तरह का एनवायरनमेंट रह सकता है, किस तरह के रिटर्न की उम्मीद की जानी चाहिए। एक्सिस एएमसी के अश्विन पटनी के मुताबिक ग्लोबल मार्केट्स में इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए S&P 500 इंडेक्स के जरिए निवेश करना सबसे सही है। एक आपको उनकी ये व्यू सुनवाते हैं। ओवरऑल पिछला जो 1 से 1.5 साल गया है इक्विटी मार्केट्स के लिए वो बहुत चैलेंजिंग गया है, खास तौर पे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जहां पे हमने जो कोविड की रिकवरी के बाद वाली समस्याएं हैं, चाहे इन्फ्लेशन है, हायर इंटरेस्ट रेट्स है, ग्रोथ स्लो डाउन है, बहुत सारे, चाहे कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन, बहुत सारे ऐसे मसलों की वजह से लास्ट 1 से 1.5 साल में ग्लोबल मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। और इसी का रिफ्लेक्शन हमारे जो ऐसे हमने एज म्यूचुअल फंड्स हमने जब देखा कि पिछले 3-4 साल में ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट करना लोगों ने काफी चालू किया था, देखने लगे थे, लेकिन इस परफॉर्मेंस की वजह से पिछले 1-1.5 साल से लोगों के मन में काफी शंका है, काफी कंफ्यूजन है कि अब ये इसको कैसे अब यहाँ से आगे लेके जाएं। सबसे बड़ी बात है कि आज दुनिया भर में जो एक इंडेक्स है जो सारे दुनिया के इन्वेस्टर देखते हैं वो S&P 500 है। आज मतलब आज हम इंडियन मार्केट की बात करें, किसी भी मार्केट की बात करें, जो लीड है ग्लोबल इक्विटी मार्केट का वो S&P 500 से आता है। तकरीबन 50% ग्लोबल मार्केट का एलोकेशन आप कह सकते हैं कि एक इंडेक्स में है, और ये अपने आप में जो यूएस के सबसे बड़ी 500 कंपनियां हैं यूएस में लिस्टेड, उसका ये एक इंडेक्स है। तो बहुत बड़ा फुटप्रिंट है इसका, बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसमें, और बहुत सारे जो नामी गिरामी कंपनियां हैं जो अच्छी बड़ी बड़ी सेक्टर लीडर्स हैं, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे कंजम्पशन, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, इसकी बड़ी बड़ी कंपनियां इसका पार्ट हैं। तो S&P 500 जो इंडेक्स है ये एक बहुत आसान तरीका है, जो एक इन्वेस्टर है जो ग्लोबली इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है कि मैं कैसे चालू करूं, किस में इन्वेस्ट करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो एक बहुत आसान सिंपल तरीका, जैसे हम लोकल मार्केट में बात करते हैं निफ्टी, सेंसेक्स, ऐसे इंडेक्सेस जो लोग रोजाना देखने की जिन्हें आदत है, जिसको समझ है, आसान तरीके से आप एक इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर सकते हैं। उसी तरह से ग्लोबली S&P 500 आपको ये मौका देता है। तो ये एक बहुत ही इजी सिंपल एक तरीका है अपनी ग्लोबल इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने का। ठीक है, देखिए हमारी कोशिश होती है कि एक ही प्लेटफॉर्म से आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स दोनों का एक व्यू पॉइंट मिल जाए।
इसलिए इस तरह के मेहमान, इस तरह की राय, इस तरह की कॉल्स, थोड़ा लंबे अवधि के लिए कहाँ पे कैसे पैसा लगाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। खैर, हम वापस से थोड़ा ट्रेडिंग मूड में वापस आ जाते हैं। दो टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं। कैनरा बैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, दोनों शेयर है जिनमें अभी अभी तेज़ी आई है और ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ अब बढ़ रहे हैं। एक बार लक्ष्य, आप देखेंगे इन दोनों शेयर्स को, कैनरा बैंक और HCL, किस में पोजीशंस ली जा सकती है या किसी में सिर्फ लेके जाएं? मतलब लेके जाने का मतलब नया ना खरीदें, जिनके पास पड़ी है सिर्फ वही कैरी करें। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से और अपसाइड आ सकता है। एक अच्छा इनसाइड कैंडल बना है आफ्टर ए बियरिश गुड सॉलिड कैंडल इन द लास्ट ट्रेडिंग। तो मेरा मानना यहाँ से है कि थोड़ा सा अपसाइड और है, 288 तक के लेवल आ सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 डेज। एक दिन का टाइम होराइजन लेके ना चलें, 2 से 3 दिन है, तो ये 288 की तरफ जा सकता है। और जो इसमें स्टॉप लॉस होगा आपका, जस्ट अ मोमेंट, इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा 273 का। तो ये कैनरा बैंक का है। उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, राइट, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का जो कैंडल है काफी स्ट्रांग है। मेरा मानना है कि यहाँ से और अपसाइड दिखा सकता है, 2700 तक के लेवल आ सकते हैं। कोई भी डिप हो तो ज्यादा बेटर है खरीदना। 2610 तक की कोई भी डिप आती है तो इट्स ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। 2600 के आसपास इसका स्टॉप लॉस आप रख के इसको एक पोजिशनल व्यू से 1-2 दिन में 2700 2730 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। इसमें जो प्राइस एक्शन है काफी स्ट्रांग है आज का। और राइट, कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं। IEX, इसमें 5.5% आज लगभग ये स्टॉक टूटा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि डालमिया भारत जो अपने नॉन कोर असेट से एग्जिट कर रहा है, उसका भी स्टेक IEX में है, वो रिड्यूस कर रहा है अपना स्टेक, जिसकी वजह से आप आज ये मूव देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से और क्या फर्दर प्रेशर और बढ़ सकता है? श्रीकांत, एक बार स्टॉक पे बताएं, या फिर एक बार के लिए एक रीबाउंस के लिए यहाँ से प्लस करें? बिल्कुल, तो देखिए अगर IEX के अगर चार्ट को देखें तो एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। 150-155 के करीब जाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये स्टॉक वापस 130-135 के लेवल्स के करीब आएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट बना है तो उसी वजह से स्टॉक नीचे है। अदरवाइज मुझे लगता है कि 130-135 के करीब इसमें काफी बढ़िया सपोर्ट है और शायद यहाँ पे थोड़ा वक्त अगर ये गुजार लेता है, अगर इन लेवल्स के करीब अगर कंसोलिडेशन करता है तो हमें लगता है कि वापस इसमें तेजी बन सकती है। तो बिल्कुल इन लेवल्स के करीब इसमें कुछ अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो भी इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्ले पर भी लंबी अवधि के नजरिए से भी पोजीशंस बनाने की राय IEX पर। इन स्तरों पर करीब 5.5% की गिरावट, एंट्री पॉइंट बनता हुआ सीमेंट पैक पर लक्ष्य। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। लक्ष्य, अल्ट्राटेक सीमेंट में हम देख रहे हैं करीब 0.5% की तेजी के साथ। वैसे सीमेंट सेक्टर के लिए लेटेस्ट चैनल चेक्स की भी अगर माने तो प्राइसिंग सिनेरियोज जो हैं वो ठीक ठाक होते हुए दिख रहे हैं और डिमांड में भी बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट देखें, क्या कोई ट्रेड बनता है इस वक्त? लक्ष्य, क्या कहेंगे आप? अल्ट्राटेक सीमेंट मेरा मानना यह है कि ये लॉन्ग टर्म वाला प्ले है। इसमें आप शॉर्ट टर्म लेके ना चलें तो बेटर है। ओवरऑल 8000 तक के लेवल आ सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 to 1.5 मंथ। ये जो महीने का प्राइस एक्शन है, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट 20 मंथ मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके बाउंस दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता है। रीटेस्टिंग भी हुई है, तो मेरा मानना है कि ये 8000 की तरफ जा रहा है, लेकिन आपका टाइम होराइजन कम से कम 15 से 30 दिन का होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे अच्छा मूव मिल सकता है। ये जो नेक्स्ट 50 वाले स्टॉक्स हैं ना, इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे शेयर मिलेंगे। पहले 3 शेयर अगर आप इसको चेक करेंगे ना, तो आप दिखाइए एक बार जरा बायोकॉन। आपने बायोकॉन को 4% चलते हुए कब देखा? मेरे को तो याद भी नहीं है। आज है 4% बायोकॉन। एक काम करेंगे, आप इसका टुडे की जगह आप इसको जरा 7 दिन, 10 दिन, महीने, 10 दिन, 1 साल तक का भी चार्ट दिखाना चाहे तो बैक टू बैक दिखाते रहिए। दूसरा, ल्यूपिन के अंदर 2.5% की तेज़ी। और थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की है कार्यक्रम के अंदर टोरेंट फार्मा, तो पहले जाइडस लाइफ साइंसेस, तो पहले 5-6 शेयरों में फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो बाइंग आ रही है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 6 महीने के अंदर 27% टूटा हुआ था बायोकॉन, 1 महीने के अंदर 8%, सिंगल डे के अंदर 4%, यानी कि 12% होता। आज के जोड़ के मैं आप बता रहा हूँ ये। अब श्रीकांत, मेरे को आपसे पता करना है, फार्मास्यूटिकल्स का एक ही शेयर मेरे को खरीदना है। आप मेरे को जरा बता दीजिए। आपने ऑलरेडी HUL और ICICI बैंक दे दिया, एक फार्मा का शेयर आपको देना है, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला। तो अगर फार्मा में अगर किसी एक स्टॉक को मुझे चुनना है तो मुझे लगता है कि जिसमें रिलेटिवली काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है वो है सिप्ला, और करंट लेवल से 985-986 के करीब हमें लगता है कि इसमें एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी बना हुआ है। इनफैक्ट आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो कई सारे कंपनीज के ऊपर US FDA का एक फाइनल क्लैरिफिकेशन या फाइनल एक जवाब जो होता है वो आया हुआ है।
और इन्हीं वजह से ये सभी स्टॉक्स में हमने एक रिकवरी देखी है। साथ ही साथ डिम्पी, मैं ये कहूंगा कि जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है या 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, वो जो गैप है वो नैरो होते जा रहा है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यूएस में आने वाले दिनों में रिसेशन देखने मिलेगा, आने वाले दिनों में आई से आने वाले कुछ महीनों में वहां पे रिसेशन देखने मिलेगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये सभी एक न्यूज फ्लो का, एक अच्छे पॉजिटिव न्यूज फ्लो का कॉम्बिनेशन हुआ है, और इसी वजह से सभी फार्मा स्टॉक्स में एक रिकवरी या रिवर्सल पैटर्न बना है। लेकिन इनमें हमें लगता है कि सन फार्मा को लॉन्ग करके चले, और 980 990 के करीब हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस 1100 के लेवल्स दर्ज कर सकता है। ओके, ठीक है, 1100 के लेवल आप सिप्ला पे देखते हैं और आपको सन फार्मा भी लॉन्ग करने के लिए अच्छा लगता है यहाँ से। कुछ और स्टॉक्स भी लक्ष्य के साथ डिस्कस करते हैं। लक्ष्य, सीमेंट पैक में खैर आज सारे सेक्टर्स में तेजी है, लेकिन ग्रासिम में जो मूव दिख रही है लगभग 3% की मूव दिख रही है, इसे कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर क्या चार्ट्स पे स्ट्रेंथ है यहाँ से फर्दर अपसाइड के लिए यहाँ पर प्लस करें? मेरा मानना यह है कि ग्रासिम पिछले कुछ हफ्तों का ऑलमोस्ट एक महीना अगर हम मान ले तो उसका एक रेंज है, उसकी ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। तो अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं, हम इसको मान नहीं सकते कि ब्रेकआउट है, यहाँ से फेलियर भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने 1650 का एरिया क्रॉस कर लिया आज या कल में, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड काफी बनेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम, लार्जर टाइम फ्रेम में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। वीकली टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि यहाँ से हम 1670 और 1700 के ऊपर लेवल भी देख सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। तो अगर किसी का मतलब, मेरा मानना यह है कि अभी आप तुरंत का व्यू ना लें, कम से कम 2 से 3 हफ्ते का व्यू लें, तो काफी सारे स्टॉक्स जो है वैल्यू बाइंग में है। जैसे आपने फार्मा का नाम लिया, फार्मा में बहुत अच्छा एक बाउंस आया है और काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं काफी सारे स्टॉक्स। उसी तरीके से ग्रासिम की बात कहूंगा तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है और इसमें जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर ये अपसाइड शुरू करता है तो ये रुकेगा नहीं, ये एटलीस्ट अपना 1750 1800 तक के लेवल तक जाएगा। लेकिन क्या वो एक महीने में जाएगा? वी कांट से। तो 1 से 2 महीने का नजरिया रखें तो आपको जरूर यहाँ अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। चलिए, तो 1 से 2 महीने का नजरिया ग्रासिम, अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स हैं जो कि उन्हें पोजिशनल बेसिस भी नजर आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट बाउंस जो है फार्मा सेक्टर पर, जिस तरह से लक्ष्य आप कह रहे हैं, इस फार्मा में लेबोरेटरी काउंटर्स को भी जोड़ देना चाहिए। श्रीकांत, एल्केम लेबोरेटरीज देखिए, इब्का लेबोरेटरीज देखिए, यहाँ पर क्लियरली लॉन्ग्स बिल्ट होते हुए दिख रहे हैं। वॉल्यूम्स में भी लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, करीब 1.5 से 2% तक की तेजी दिन भर, आज दिन की शुरुआत से ही फार्मा स्टॉक्स में। ऑफकोर्स डिफेंसिव के तौर पर तो फार्मा चलते, लेकिन आज बाजार की इस तेजी में भी, और अभी पिछले 10 मिनटों में ही बाजार में एक जबरदस्त रिकवरी भी आई है। चाहे निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, हर तरफ रिकवरी मोड है। ऐसे में भी ये स्टॉक्स का चलना, इब्का लेबोरेटरीज, एल्केम लेबोरेटरीज, लॉन्ग्स बिल्ट हो रहे हैं, यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी बनेगी? तो देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि काफी सिलेक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि अभी भी एक देखा जाए तो एक डिफेंसिव सेक्टर है, और इनमें अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो काफी कॉशियसली हमें इनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमें लगता है कि ये सभी स्टॉक्स में, एल्केम के अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में अगर बात करें, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक ने काफी अच्छा एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 6 से 7 महीने में, और इसमें जो रिकवरी बनी है वो बिल्कुल एक रिवर्सल पैटर्न का इंडिकेशन दे रही है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 3500 3600 के लेवल्स दिखा सकता है। एकदम से कोई बड़े जोरदार रिटर्न्स नजर नहीं आते, लेकिन यस, एक डिसेंट अपसाइड करंट लेवल से नजर आती है, और इसी लेवल से या तो आप इन्वेस्ट कीजिए, या तो अगर कोई और करेक्शन आता है तो उसमें और एवरेज कीजिए, लेकिन थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखिए और सिलेक्टिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलिए। आज पावर वाले स्टॉक्स को पता नहीं क्या होगा। एक तो एक्सचेंज का एक कंपनी है IEX, एक बार आप वो दिखाइए, ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास होना चाहिए। दूसरा है टाटा पावर। लक्ष्य, एक बार जरा इन दोनों शेयर्स के अंदर देखना, ये उस तरह के क्रैक हुए हैं कि अब रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि 140 के नीचे ये नहीं जाता था और 200 के नीचे वो नहीं जाता था। ये दोनों 140 और 200 के नीचे आ गए, प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है। यस, आपने सही कहा। मेरा मानना यही है कि IEX जो है काफी बड़ा क्रैक है, तो यहाँ से 129 इमीडिएट सपोर्ट दिखता है। लेकिन जब भी हम इस तरीके के बड़े कैंडल्स देखते हैं तो उसमें जो सपोर्ट है वो जल्दी टूटते भी जल्दी हैं। तो 125 लेकर चलिए आप, एक लास्ट होप कि वहां पे रुक जाए, क्योंकि काफी अच्छा स्टॉक है, काफी डिमांड में था आज से 1-1.5 साल पहले, लेकिन अभी फिलहाल न्यूज फ्लो और स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो मेरा मानना है 125 के एरिया में अगर मिलता है तो लॉन्ग टर्म आप व्यू रख के इसको एंटर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मत सोचिए कि आपको तुरंत पैसे बन जाएंगे, थोड़ा सा मजबूत दिल रखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे स्टॉक भी कई बार इस तरीके से गिरते हैं कि आपको लगेगा कि यार इसमें क्यों मैं एंटर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे वही आपको सोचना है। और टाटा पावर भी उसी तरीके का स्टॉक है, जो स्टॉक 200 के नीचे जा ही नहीं रहा था,
फाइनली हम 187 पे हैं। इसमें भी जो एक बहुत बड़ा कैंडल बना था जो कोविड के बाद की रैली थी, तो हम मोस्ट प्रोबेबली वहां पे एंटर कर रहे हैं जो रेंज थी, और ये रेंज 145 के बाद ये पूरी रैली शुरू हुई थी और 145 से हम गए थे ऑलमोस्ट 240। तो जो ये स्टीप रैली थी हम उसके ऑलमोस्ट मिड पॉइंट के आसपास हैं। मेरा मानना है कि धीरे धीरे हम ज्यादा हुआ तो 150 से लेके 170 की तरफ जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए वही एरिया होगा एक्यूमुलेशन का। थोड़ा और डैमेज दिखता है यहाँ पे, जल्दी रिकवरी नहीं आएगी। डैमेज और दिखता है। इनफैक्ट कई सारी सेल कॉल्स टाटा पावर पर भी आपको एनालिस्ट की तरफ से दिख रही है। इस पर एक्चुअली जो कंसर्न बनकर आ रहे हैं कि जो इनकी रिकवरीज हैं जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, वहाँ पर काफ़ी कंसर्न्स आ रहे हैं और वो अब प्ले आउट कर रहे हैं स्टॉक के प्राइस पर भी और फंडामेंटल्स पर भी। ठीक है, लेकिन कई सारी खबरें हैं इस बीच डीलिंग रूम से जो निकल कर आ रही हैं। डिम्पी लेकर आया वो डिम्पी खबर गरम में कई सारे स्टॉक्स जो हम डिस्कस करते हैं उनमें आपको न्यूज़ भी कंफर्म होते एक आध दिन में दिख जाती है। आज क्या खबरें लेकर आया? वो खबर ऐसी इसलिए भी कंफर्म हो जाती है क्योंकि बहुत ही मेहनत से शिद्दत से ब्रोकर्स को ऐसे ना हिला हिला के बताओ भाई खबर हो बताओ, तो ऐसे से करके खबर लेके आते हैं। और एक और चीज़, आप ट्रेड लें चाहे ना ले, हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लेना, उनसे पता कर लेना, उसके बाद आपको जमता है तो आप खरीदना, आपको नहीं जमता था बोले बॉस छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। अब आते हैं दो शेयर्स पे। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स के नाम से एक कंपनी है, EKC बोलते हैं उसको। उस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर है। ऑर्डर शायद इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिल जाएगा। आज है करीब 27 तारीख, तो 31 तारीख से पहले ऑर्डर आ जाना चाहिए जो हमारे को पता लगा है। और इस ऑर्डर जो है वो या तो ऑटो या तो फार्मास्यूटिकल से आएगा। एक्चुअली ये दोनों ही सबसे बड़ा प्लेयर इसी का ही है ये, क्योंकि ये गैस के सिलेंडर्स भी बनाता है, केमिकल से जुड़े हुए सिलेंडर्स भी बनाता है, और ऑटो से भी नंबर 1 कंपनी है जो कि सिलेंडर्स प्रोवाइड करती है। इसमें CNG फिट होती है, सारे EKC के ही सिलेंडर्स होते हैं टिपिकली, बड़ा मार्केट है। दूसरी बात हमको जो खबर इसके हाथ में लगी है कि इससे ना इनके मार्जिन सुधरेगा। ये जो ऑर्डर आ रहा है ना, टिपिकली मार्जिन की प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है मार्केट में, इसलिए शेयर टूट भी रहा है। अगर ये ऑर्डर इनको मिल जाता है तो इनके टिपिकल थोड़े मार्जिन में सुधार हो सकता है। तो ये खबर ब्रोकर्स के हवाले से हमारे हाथ लगी है। दूसरी खबर है जो फार्मास्यूटिकल्स को लेकर चल रही है, औरोबिंदो फार्मा के अंदर भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग शुरू हुई है। पिछले 2-3 दिन से पहले से कोई फंड बाय कर रहे थे, अब खबर यह है कि 2 नए और फंड औरोबिंदो फार्मा को खरीदने के लिए आ गए हैं और इन्होंने बाइंग आज से शुरू की है। ये अगले 2 दिन के लिए और बाय करेंगे। वो किस लेवल तक लेके चले जाएंगे मेरे को नहीं मालूम, बट ये है कि अगले 2 दिन तक वो शायद इसी रेंज के अंदर रहेगा, तो वो फंड अपनी को बाय को कंटिन्यू रख सकते हैं। और एक और बात, पिछले 10 दिनों में शेयर करीब 14% चला है, जो टिपिकली नहीं चलने वाला शेयर्स है ये, तो इसलिए वैसे भी नोटिस हो रहा है। और अभी श्रीकांत और लक्षित दोनों ही इस चीज़ के गवाह हैं कि बार बार फार्मास्यूटिकल्स को वो भी नोटिस कर रहे हैं और हम भी नोटिस कर रहे हैं। एक और बात, 200 दिनों की जो एवरेज है डिलीवरी वॉल्यूम, वो भी मैंने चेक किया है इसके अंदर, और वो करीब 40% के आसपास हो चुका है, जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर कम नहीं होता है। पहले इसके अंदर कम था, वो बड़ा है। तो ये 2 ऐसी खबरें हैं जो कि हमको डीलिंग रूम से पता लगी हैं। औरोबिंदो फार्मा के अंदर फंड की खबर आ रही है और EKC के अंदर एक ऑर्डर की बस है। दोनों शेयर्स के बाद चेक करवा लेते हैं। एक काम करें लक्ष्य, आप दोनों ही चेक कर लो, औरोबिंदो फार्मा और EKC, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स। औरो फार्मा में मेरा मानना यह है कि काफी अच्छा एक बॉटम बना था 400 के आसपास, वहां से हमने ऑलरेडी एक रैली देखी है। तो मुझे लगता है कि ये रैली में कोई तो बड़ी एंट्री हुई है, वॉल्यूम्स काफी हैं, और अगर यहाँ से इमीडिएट सपोर्ट बोले तो 465 के आसपास है, अगर एक पोजिशनल व्यू हम लेते हैं महीने 2 महीने का। ओवरऑल ये स्टॉक एक टाइम पे सुपरस्टार रहा करता था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कोई डाउट है। इतना गिरने के बाद इतने बड़े वॉल्यूम्स वाले कैंडल बन रहे हैं, तो एक सपोर्ट बन सकता है 460-470 पे। ओवरऑल राइट नाउ इमीडिएटली एंट्री ना ले, थोड़ा सा इसको कंसोलिडेशन चाहिए है, तो हो सकता है ये 470-480 से लेके 500 के बीच में आए, और फिर जब अगली बार ब्रेकआउट करे 515 को, तो उस पर हम ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए औरोबिंदो फार्मा, एवरेस्ट कांटो बिग ऑर्डर, बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना है और इंस्टीट्यूशनल बाइंग के चलते औरोबिंदो फार्मा। लेकिन डिलीवरी के चार्ट्स पर श्रीकांत आप अपनी राय दीजिए। बढ़िया यहाँ पर चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छी खासी मजबूती आज दिन की शुरुआत से ही, और ये मजबूती दिन भर कायम रही। 330 के लेवल्स पर करीब 2% की तेजी है, दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ। पिछले 1 महीने के चार्ट्स अगर देखेंगे, बिकवाली का दबाव झेला है स्टॉक ने, लेकिन आज ये बाइंग आ रही है। क्या ये बाइंग वन ऑफ कहा जाएगा, क्योंकि स्टॉक में इतना कोई बढ़िया मूवमेंट पिछले कुछ महीनों में दिखा नहीं है? क्या करना चाहिए डिलीवरी के स्टॉक में? बिल्कुल, तो देखिए अगर डिलीवरी के काउंटर को अगर आप देखें तो पिछले इनफैक्ट 1.5-2 महीने से एक ही रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहे हैं, और इसमें कुछ ब्लॉक डील्स भी हो रहे हैं।
तो अगर एक बड़ी रेंज की अगर बात करें तो 400 और 300 के रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है, बट ओवरऑल पैटर्न ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद इसमें थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ चुका है, यानी कि जो प्राइस है उसमें कुछ अक्यूमुलेशन देखने मिल सकता है, और या तो देखने मिल रहा है, तो इसी वजह से इसमें एक रिबाउंड भी देखने मिलेगा। तो करंट लेवल से अगर कोई पोजीशन है तो बिल्कुल इसे होल्ड करके रखे। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो हमें लगता है कि लॉजिस्टिक सेक्टर एक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए, और उन्हीं बेसिस पे हमें लगता है कि करंट लेवल से भी अगर डिलीवरी में लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 300 रुपीज, क्योंकि ये मार्केट में अगर पिटाई अगर आती है तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमने देखा है कि अच्छा खासा एक वीकनेस बनता है। तो 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, डिलीवरी पे ये व्यू श्रीकांत का है, लेकिन एक और श्रीकांत हैं जो आज सुर्खियों में है, वो है रिलायंस के न्यू सीएफओ श्रीकांत वेंकटचारी, जो सीएफओ का पदभार संभालेंगे 1 जून से। आज रिलायंस के स्टॉक में एक्चुअली तेजी के बड़े रीजंस क्या हैं? कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स की हम बात कर रहे थे जो बुलिश व्यू भी रख रही हैं। हमारे सिस्टर चैनल पे लॉरेंस ब्लैंको ने भी रिलायंस को लेकर एक बुलिश व्यू प्रेजेंट किया। ये सारी चीज़ें आपके लिए एक एक करके लाते हैं। पहले सौमीत के पास चलते हैं, वो कुछ रीजन साइट कर रहे हैं, उसे समझते हैं पहले। तो अगर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो उन्होंने श्रीकांत वेंकटचारी को सीएफओ अपॉइंट किया है, जो कि जून 1, 2023 से होगा। अब इसके पहले श्रीकांत जी एक जॉइंट सीएफओ थे और 2011 से लेके अब तक कंपनी के जॉइंट सीएफओ रहे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ उनका पिछले 14 साल से वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्वाइन करने के पहले वो सिटी ग्रुप में 20 साल के लिए थे फॉरेक्स ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स में, और वो हेड ऑफ मार्केट्स भी रह चुके हैं। अब श्रीकांत जी जो अपना पोजीशन ले रहे हैं सीएफओ का, वो आलोक अग्रवाल जी से लेने वाले हैं, जो कि सीएफओ थे कंपनी के 2005 से लेके अब तक, और आलोक अग्रवाल जी अब एक सीनियर एडवाइजर बन जाएंगे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि मुकेश अंबानी है उनके साथ। अब इस न्यूज़ के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, और सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे है जो कि वैल्यूएशन है कंपनी के। अगर आप देखेंगे तो 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन जो है वो 18.1 टाइम्स पे है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से काफ़ी नीचे है, जो कि करीब 19.4 टाइम्स के आसपास है। अब कोटक सिक्योरिटीज़ का आज सुबह नोट आया था जहां पे वो कह रहे थे कि जो एनर्जी बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वहां पे आउटलुक काफ़ी रोबस्ट है, दोनों ही रिफाइनिंग और गैस एक्सप्लोरेशन वाले बिजनेस को लेके। जियो की जब बात करते हैं वहां पे टैरिफ हाइक भले ही थोड़ी देरी से आए, बट मार्केट शेयर गेंस जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए और रिलायंस जियो के लिए वो आगे चल के भी चलते रहेंगे। रिलायंस रिटेल की अगर बात करें तो वहाँ पे जो एक्सपेंशन प्लान्स है उसके वजह से एक फाइनेंशियल अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट कोटक ने भी जैसे हमने पहले आपको इंडिकेट किया था वैसे ही FY24 की अगर आप देखेंगे तो एबिटा एस्टिमेट्स को कट किया है करीब 4 to 5% से, और टारगेट प्राइस को भी कम किया है, 2900 पे ले आए हैं। पहले का टारगेट प्राइस 3000 का था, बट जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होने के कारण अगर आप देखेंगे तो 37 में से 32 एनालिस्ट जो कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं उनकी बाय रेटिंग है, और जो कंसेंसस टारगेट प्राइस है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे वो करीब 2851 का है, जो कि 27% रिटर्न पोटेंशियल बताता है करंट मार्केट प्राइस के सामने। हमने लॉरेंस ब्लैंको से भी बात किया, उन्होंने भी कहा कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी का लेवल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। काफ़ी टाइम से रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस है वो 2100 से लेकर 2200 के शेयर प्राइस पे कंसोलिडेट हो रहा था, और आगे चल के एक अपस्विंग देखने को मिल सकता है, और आगे का जो ट्रेडिंग रेंज होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए वो 2800 से लेकर 2856 के आसपास हो सकता है लॉरेंस ब्लैंको के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो कुछ रीजन साइट किए सौमीत ने, लेकिन जब बात CLSA के लॉरेंस ब्लैंको की उनके भी व्यूज़ आपको सुनवाते हैं। उन्होंने रिलायंस पर तो व्यू दिया ही, साथ ही निफ्टी पर भी एक रेंज बताई और कौन से टॉपिक्स उन्हें समझ आ रही है। रिलायंस पर पहला जो उनका व्यू था वो ये था कि इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। रेंज भी उन्होंने बताई कि डाउन साइड पे आपको 15400 और ऑन द अपर रेंज लगभग 18600 तक की बात कर रहे हैं, और अगर ऊपर के लेवल्स की बात करें तो 20000 के ऊपर की भी बात कर रहे हैं। ऑटो में आपको याद होगा बोफा की रिपोर्ट भी आई है M&M पर, और ऑटो में एक्सपोजर कम करने की लॉरेंस ब्लैंको भी बात कर रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप IT पर वो पॉजिटिव हैं। इन्फोसिस TCS की तो इनफैक्ट बात भी की, तो वॉलेटिलिटी बाजार पर जरूर रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जरूर उन्होंने यहाँ बात की। लेकिन अब चलिए 3:15 बज गए तो कुछ कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स की भी बात कर लेते हैं। श्रीकांत, अगर यहाँ से आप भी थोड़े से बुलिश व्यू रख रहे हैं, लॉन्ग के ट्रेड्स क्या आप लेके जाएंगे? आज BTST ट्रेड्स लेके जाएंगे, या अब भी घर ले जाने वाला जो डिलीवरी के ट्रेड्स है उसमें रिस्क रहता ही है? बिल्कुल, तो देखिए इनफैक्ट हम इसी
बात का इंतजार कर रहे थे कि अगर मार्केट में कोई करेक्शन अगर आता है तो कुछ लॉन्ग पोजीशंस वापस से बनाई जा सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अभी कुछ मिनटों पहले 2050-55 के करीब ट्रेड कर रहा था, अभी 2030-35 के करीब आ चुका है, तो एक काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। करंट लेवल से रिलायंस इंडस्ट्रीज को BTST के बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम एट 2200। टारगेट्स नजर आते हैं 2300 रुपए। ओके ठीक है। खैर इस बीच ना मार्केट अपने थोड़े ऊपरी स्तर से नीचे आया, एकदम से करेक्शन आई है मार्केट के अंदर। और लक्ष्य आप यही कह रहे थे ना कि जब जब मार्केट के अंदर थोड़ा भी गैप मिले प्लस कर लेना चाहिए, तो ये गैप आपको वापस से दे रहा है बाजार। अब ये 973 हो गया सर, जब हमने शुरू किया था तब 17,000 के ऊपर था। बैंक निफ्टी बकायदा लाल निशान में है। ये स्टांस अभी भी बाकी है या फिर अभी चेंज करना होगा? आज का फॉल सीवियर है, बढ़त जितनी शानदार थी फॉल भी उतने शानदार है। जी सेम स्टांस रहेगा। अभी जो आपको बाउंस दिख रहा है इंट्राडे में, वो कुछ एक लोग हैं जो नई एंट्री ले रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि लॉस के लिए जो भी लॉस वाले स्टॉक्स हैं लोग बुक कर रहे हैं, तो इसलिए आपको एक डिप भी मिलेगा। अब अगर आप बोलें कि यहाँ पे क्या शॉर्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर शॉर्ट करना था तो एक रेजिस्टेंस पे आप ट्राई कर सकते थे। तो हमेशा जो डिप आ रहा है उसके बाद एक बाउंस आप मॉर्निंग से देख लीजिए, एक अच्छा खासा बाउंस आया सेकेंड हाफ में। मॉर्निंग वाले जो हाईज थे उनको काट के हमने नया हाई बनाया। अब जो लोज अभी बन रहे हैं, क्या ये मॉर्निंग के लोज को तोड़ेंगे? अगर ये मॉर्निंग के लोज को नहीं तोड़ते हैं तो फिर से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, और हो सकता है कल हम फिर से आज के हाईज अटेम्प्ट करें। तो हर डिप पे जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है वो अभी भी बनी हुई है। रीजन सिंपल है, मार्केट इज ओवरसोल्ड, और ग्लोबली अभी ऐसा कुछ भी न्यूज या इवेंट नहीं है जो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करे, क्योंकि इतने बड़े बड़े न्यूज के बाद भी अगर हम थोड़ा स्टेबल हो चुके हैं तो डेफिनेटली थिंग्स आर लुकिंग बेटर गोइंग इनटू द अप्रैल। तो आगे चल के जो हम देखने वाले हैं वो थोड़ा सा इससे बेटर ही दिखने वाला है। तो इतने ओवरसोल्ड मार्केट में शॉर्ट करना बिल्कुल भी रिवॉर्डिंग नहीं होता है। आप कुछ ना करें, या फिर आप ऐसे डिप आने पे पुट सेल करके जाएं, जो कि नॉर्मली रिवॉर्डिंग होता है, क्योंकि मार्केट इस लो लेवल से जो आज अभी लो बन रहा है राइट नाउ, यहाँ से फिर से एक बाउंस दिखा सकता है। और जैसे 960 पे आपका 16,960 पे निफ्टी है, यहाँ से फिर से 17,050 तक के बाउंस आ सकते हैं। और बैंक निफ्टी में 39,355 है, तो वहां से 650-700 तक के बाउंस आ सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी का 39,200 होगा, और जो निफ्टी का स्टॉप लॉस है वो 16,900-920 का होगा। तो स्टॉप लॉस मतलब हम सपोर्ट के पास में है, तो सपोर्ट के पास में नॉर्मली कौन सेल करता है? तो ये व्यू लेकर आपको थोड़ा सा ट्रेड करना पड़ेगा, और गट्सी कॉल लेना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपको पैसे बनाने इतना आसान नहीं है इंट्राडे में। एब्सोल्युटली बोल्ड कॉल्स लेने होंगे। और इस वक्त मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी है। पिछले 20 मिनट में मार्केट ने एक रिकवरी भी अटेम्प्ट कर ली और अब मार्केट डाउनफॉल भी देख रहा है। ऊपरी स्तरों से अगर इंडेक्सेस को देखेंगे इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक गिरावट का रुख जो है वो पकड़ता हुआ बाजार। ऐसे में फिर फंडामेंटल आउटलुक वाले स्टॉक्स पर ही यहाँ पर नजर बनानी चाहिए। पोजिशनल बेसिस पर और शॉर्ट टर्म बेसिस ही कॉल्स लेकर अपने पोर्टफोलियो को कुछ हद तक तरोताज़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। एक और ऐसी ही कंपनी है IRCTC, क्योंकि IRCTC की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंशन एक के बाद एक आता हुआ दिखा है। IRCTC की ही तरफ से एक के बाद एक स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जा रही हैं और कई सारी योजनाएं भी कंपनी की हैं। चलिए, रेलवे को लेकर फोकस जहां पर ज़्यादा नजर आ रहा है, IRCTC में कौन सी नई ट्रेन्स चलाई जाएंगी, इस पर IRCTC की CMD रजनी हसीजा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। वो कॉन्वर्सेशन के स्निपेट्स आपको सुनाते हैं। अब हम कौन सी नई ट्रेन IRCTC की तरफ से चलते हुए देखेंगे और उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? देखिए, ट्रेनें तो पहले भी हम टूर सर्किट में चलाया करते थे, लेकिन भारत गौरव आने से एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम में हमने डिफरेंट सर्किट जो है लॉन्च किए हैं। थोड़ी दिन पहले आपने देखा नॉर्थ ईस्ट सर्किट का इनॉग्रेशन हुआ, उससे पहले एक और सर्किट का, इस सर्किट में हमारी गाड़ी पूरी गंगा सागर वाले में हमारी गाड़ी गई। अभी एक बहुचर्चित एक हमारा सर्किट है श्री रामायण यात्रा, उसको कभी हमने भारत गौरव के सेगमेंट में नहीं चलाया था, तो उस ट्रेन को अब हम भारत गौरव सेगमेंट में लेके आए हैं। ये 17 रात और 18 दिन का सफ़र है और हमारी डीलक्स गाड़ी के माध्यम से ये सफ़र जो है वो आरंभ होने जा रहा है। इसका क्या कंपोजिशन रहेगा मैम, और सबसे अहम बात है कि इसका फेयर, इसका किराया लगभग क्या रहेगा? ये गाड़ी जो है वो डीलक्स है, क्योंकि इस ट्रेन में आपके 4 AC फर्स्ट हैं और 2 आपके AC 2 टायर हैं और AC 3 टायर इसमें नहीं है अभी वर्तमान में। तो इस ट्रेन में जो है डाइनिंग कार की सुविधा है, दो रेस्टोरेंट्स हैं और एक स्टेट ऑफ आर्ट किचन है, कंप्लीटली वेजिटेरियन मील है और जर्नी बाय एयर कंडीशन बसेस हैं और होटल जो है 3 सितारा से कम नहीं है कहीं भी। तो ये आप कह सकते हैं कि इसमें हर तरह की ट्रेन में इट्स अ हाउस ऑन व्हील, और कस्टमर के लिए और गेस्ट लोगों के लिए शावर ऑन ट्रेन की भी व्यवस्था है।
तो 18 स्वदेश एक्सक्लूसिव IRCTC के मैनेजमेंट रजनी हसीजा से बात करते हुए हमारे सहयोगी। लेकिन श्रीकांत, IRCTC चार्ट्स पर तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों के ट्रेंड भी अगर देखेंगे टेक्निकली इतना ज़्यादा आउटबर्स्ट नहीं नजर आ रहा, लेकिन RVNL के चार्ट्स भी आप देखें, ऑफकोर्स IRCTC पर भी नजरिया दीजिएगा, लेकिन RVNL ये स्टॉक लगातार ऑर्डर विंस के चलते भी फोकस में रहा है। NHAI के प्रोजेक्ट के लिए अभी एलवन बिडर के तौर पर भी साबित हुई थी कंपनी। तो ये सारे के सारे फ्लोज के चलते RVNL के चार्ट्स में आप देखिए आए दिन हम मजबूती देखते हैं, और आज भी जहां बाजार में उठा पटक है ऑलमोस्ट 3% के अपमूव्स RVNL के चार्ट्स में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए अगर सबसे पहले IRCTC की अगर बात करें तो वहां पे एक टेक्निकल सेल ऑफ बना है या तो टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल्स यानी कि 600 610 के करीब इसने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिए थे और कई बार इसने रिबाउंड करने की कोशिश की, लेकिन आज इवेंचुअली उस स्टॉक में एक गिरावट बनी है। मुझे लगता है जो उसके प्रीवियस लोज थे तकरीबन 5 से 6 महीने पहले के, उन लेवल्स के करीब ये जाते हुए नजर आ सकता है, जो तकरीबन 500 रुपए के करीब के हैं या 550 540 के करीब के हैं। तो उन लेवल्स के करीब अगर ये स्टॉक अगर वापस आता है तो मुझे लगता है कि वहां पे कुछ विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि काफी लंबा वक्त स्टॉक ने लिया है गिरने के लिए। तो ये करेक्टिव पैटर्न है और करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट होने के बाद एक रिबाउंड बन सकता है। RVNL की बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि इनफैक्ट इसमें काफी अच्छा एक रेजिलिएंट एक्टिविटी हमने देखा है, और ये स्टॉक अगर यहाँ से रिबाउंड करता है तो वापस एक पुल बैक में जा सकता है। हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 60 एंड 80 के रेंज में और कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। बट करंट लेवल्स ये लोअर लेवल्स है एंटायर ट्रेडिंग रेंज के, तो करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ऑलराइट, एक स्टॉक को देखते हैं प्रिकॉल, लगभग 5% से ज़्यादा का मूव है यहाँ। आपको याद होगा पिछले महीने फरवरी मिड में एक हॉस्टाइल टेकओवर की बात भी कर रही थी मिंडा के साथ प्रिकॉल की, और उसके बाद आज इस स्टॉक में एक बड़ी मूव भी आई है 5%। एक बार चार्ट पर भी देखते हैं, चार्ट्स पर और कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या फर्दर अपसाइड दिख रहा है लक्ष्य? चार्ट्स क्या बता रहे हैं प्रिकॉल के? प्रिकॉल ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, मेरा मानना यह है कि यहाँ से और थोड़ा अपसाइड है, 206 तक ये हम जा सकते हैं इसमें, तो थोड़ा सा करीब 7 to 8 रुपीस का अपसाइड यहाँ पे और पेंडिंग है जो आ सकता है। अगर डिप मिलता है तो उसको बाइंग मतलब एवरेज कर सकते हैं आप, लेकिन 206 तक ये रैली जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखें शेयर पे। जब मिंडास ने पैसे डाले थे ना ये कहते हुए कि हमारे पास तो पैसे स्पेयर में पड़े हुए हैं तो इसलिए हमने प्रिकॉल पर डाल दिए, ये बहुत ही रोचक मामला था। अपने कंपटीशन में कौन पैसा डालता है? मान लीजिए मेरा कोई कंपटीशन है, मैं उसी के अंदर ही मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये उसी समय से ही बड़ी हैरानी की बात थी कि प्रिकॉल के अंदर देर सवेर तेज़ी ज़रूर आएगी। कुछ आपको वैसी आती दिख रही है। एक काम आप और कर सकते हैं, इसका अगर एक मंथ का चार्ट दिखाएं तो भी आपको पता लग जाएगा, बाजार एक तरफ प्रिकॉल एक तरफ। तो ये कुछ चीज़ ना नोटिस करने वाली है मार्केट के अंदर। हमने नीचे फॉल भी चला दिया कि कितना मार्केट डेज हाई से टूटा है, या आप एक मंथ देख पा रहे हैं। एक मंथ के अंदर आप देखेंगे बाजार काफ़ी कमज़ोर हुआ, लेकिन ये शेयर बाकायदा 1.5% ऊपर ही खड़ा रहा। खैर एनी हाउ, हम दूसरे स्टॉक्स पे आते हैं। चलते रिलायंस की चर्चा जरूर करेंगे। आज का टॉप गेनर था, वो धीरे धीरे था, मतलब अब वो लाल निशान में आ रहा है धीरे धीरे। एक बार जरा इसको इंट्राडे में भी दिखा दीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को। श्रीकांत, BTST करें या फिर आज के लिए होगी कहानी खत्म रिलायंस इंडस्ट्रीज की? नहीं तो डिम्पी अगर देखें तो इसमें हमें तो लगता है इनफैक्ट लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, और इस मार्केट को अगर कोई दिग्गज स्टॉक्स अगर यहाँ से ऊपर लेके जा सकता है तो उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान लीवर, इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो सकता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर ओवरऑल पैटर्न को भी अगर हम देखते हैं तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने फ्राइडेज के हाई को क्रॉस किया है, जो निफ्टी में हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन निफ्टी में वो हुआ नहीं है। लेकिन यस, कोई स्टॉक पहले इनफैक्ट ये फॉर्मेशन बना देता है, उसके बाद निफ्टी में एक मोमेंटम देखने मिलता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज करंट लेवल से बिल्कुल लॉन्ग करें। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने 2300-2320 के लेवल्स को बिल्कुल रिपीट कर सकता है। करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो 2200 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, रिलायंस पर तो डिस्कशन होना ही चाहिए, लेकिन एक बार श्रीकांत वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के चार्ट्स भी चेक कीजिए। और वेदांता न्यूज़ फ्लो है, ट्रिगर के चलते फोकस में है। 5th इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट वेदांता कर सकती है कल, यानी कि 28 मार्च के दिन। और इनफैक्ट अब तक की अगर बात करें FY22 में, जहां 45 रुपये प्रति शेयर के टोटल डिविडेंड के अनाउंसमेंट्स वेदांता ने किए थे, अब तक FY23 में ऑलमोस्ट 81 रुपये पर शेयर के डिविडेंड के डिक्लेरेशंस वेदांता की तरफ से आते हुए दिख चुके हैं। दोनों स्टॉक्स में मूवमेंट है, एक राय दीजिए।
बिल्कुल। तो देखिए, अगर हिंदुस्तान जिंक की अगर बात करें तो वो 290 और 350 360 के रेंज में और ट्रेड करते हुए नजर आया है। कई बार इसने 300 के लेवल्स को छुआ है और मुझे लगता है कि उन लेवल्स के करीब अगर वापस करेक्शन आता है, मे बी आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, तो वापस लॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन करंट लेवल से हिंदुस्तान जिंक को अवॉइड कीजिए। लेकिन यस, वेदांता मुझे लगता है कि करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बनी है और 270 265 के करीब एक बढ़िया सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 285 286 के करीब का है। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट के पहले इसमें वापस एक बार एक रिकवरी बन सकती है, तो करंट लेवल से बिल्कुल लॉन्ग करके चले। 4 मिनट रह गए मार्केट बंद होने में, फटाफट से करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को। लक्ष्य जरा 3-4 शेयर में स्पीड से पूछता हूँ, बताइएगा क्या करना चाहिए। पहला है फार्मास्यूटिकल्स का बायोकॉन, इसको BTST करें या फिर छोड़ दें? आज का गेन ही है, छोड़ दें इसको। इसको कर सकते हैं, काफी ओवरसोल्ड है तो इसमें थोड़ा सा और डेड कैट बाउंस काइंड ऑफ आ सकता है, तो पहले हमने यहाँ पे आप हिम्मत थोड़ी आजमा सकते हैं अपनी। ठीक है तो आजमानी अगर किस्मत तो स्टॉप लॉस के साथ आजमाएंगे। सबसे स्टॉप लॉस भी तो लगे हाथ 201 202 का रहेगा, ओवरऑल 209 211 तक का मूव आ सकता है इसमें। 211 आ सकता है, तो आप 201 ही रखना, तो रिस्क रिवॉर्ड तभी जमेगा, नहीं तो फिर ठीक नहीं बैठेगा, मज़ा नहीं आएगा आपको। एक शेयर मेरी लिस्ट में और है जो आज का टॉप लूजर है एक्चुअली में, वो मेरे को और पता करना है, M&M। ये और कितना टूटेगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा ओवरऑल सेंटिमेंटली थोड़ा सा खराब चल रहा है पूरा ऑटो ही। अगर आप बोलें यहाँ से टूटने के चांसेस कम है, काफी गिर चुका है, 1390 से इसका फॉल शुरू हुआ था। तो अगर कोई बहुत ज्यादा इसका लॉन्ग टर्म व्यू रखेगा तो बेटर एरिया है यहाँ पे एंटर करने का, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बेस बनाने में थोड़ा इसको 2-3 दिन लगेंगे। 1130 एरिया पे सपोर्ट है इसका, लेकिन 1-2 दिन देखते हैं कि 1130 होल्ड करता है या नहीं। अगर 1130 होल्ड नहीं करता तो फिर इसके नीचे काफी बड़ा फॉल आ सकता है, जो कि मुझे लगता नहीं कि आना चाहिए, क्योंकि M&M ऐसा स्टॉक है जिसको लोग छोड़ेंगे नहीं। ये ईयर एंड, मेरे हिसाब से जो ये स्टॉक गिर रहे हैं ये ईयर एंड प्रेशर ज्यादा है। 1 तारीख से अगर आप इसको दोबारा से नए नजरिए से देखेंगे तो आपको पूरा डिफरेंट प्राइस एक्शन दिख सकता है। तो फिलहाल बेस फॉर्मेशन पे है, थोड़ा बहुत बॉटम पिकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए, ये तो राय हुई मार्केट पर M&M इन पर्टिकुलर, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग कैसी हो रही है, क्योंकि पिछले आधे घंटे में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी नजर आई। आइए फाइनल क्लोजिंग के लिए प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आप लास्ट में लेकिन जाते जाते जरूर अपने गेंस को इरोड करें। आज दिन भर बाजार में स्ट्रेंथ तो थी, 17,000 के ऊपर आप बने रहे। इनफैक्ट एक बार के लिए आप सिर्फ 17,100 से 20-30 पॉइंट से दूर थे, लेकिन अब आप 17,000 के नीचे की क्लोजिंग कर रहे हैं। तो आज सिर्फ ये आज दिन भर के मोमेंट्री गेन्स थे, क्या एग्जिट अपॉर्चुनिटीज थी, या फिर बाजार में 1-2 दिन का ट्रेड और रिवर्स हुआ है, इस पर बात होगी। लेकिन अभी आज बड़ी मूव्स कहाँ देखने को मिली? आज सारी पॉकेट्स ने ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट किया। बड़ा जो आज मूवर था वो रिलायंस था। रिलायंस टॉप गेनर भी है, उस पर कई सारी बुलिश रिपोर्ट्स भी हैं और इंडेक्स को बड़ी स्ट्रेंथ आप रिलायंस जैसे स्टॉक से मिली। उसके अलावा जो दूसरे टॉप गेनर्स थे उसमें सीमेंट काउंटर्स में ग्रासिम है। इनफैक्ट दूसरे सीमेंट काउंटर्स भी चल रहे हैं, पर ग्रासिम टॉप गेनर रहा क्योंकि क्रूड थोड़ा स्टेबल हुआ है 75 के पास, तो ONGC जैसे काउंटर्स वापस दिखाई दिए। फार्मा में आपको सन फार्मा इन द मिड कैप, इन द लार्ज कैप, मिड कैप में ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में मूव आपको देखने को मिली। आज लूजर्स कहाँ थे? अडानी पैक के स्टॉक्स लूजर्स थे। ऑटो पैक ने भी अपनी स्ट्रेंथ को खोया। आज इंटरडे में 8 महीने के बाद इंटरडे लो पर था। और M&M तो आज दूसरे दिन आपको एक बड़ी गिरावट के साथ, वहां पर बोफा का एक डाउनग्रेड भी आया है। M&M एक बड़ा टॉप, वन ऑफ द टॉप लूजर था इंडेक्स पर बात करें तो। दूसरे जो बैंक्स, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स, SBI लाइफ जैसे स्टॉक, हालांकि HDFC लाइफ आप देखें तो वो तेजी के साथ था, लेकिन SBI लाइफ में आपको शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई दे और वो लूजर भी था। जो दूसरे काउंटर्स थे, आज क्लियरली आपको न्यूज बेस्ड एक्शन था, क्योंकि स्ट्रेंथ जहां आपको बैंक से मिल रही थी, IT से मिली, मेटल से मिली, क्योंकि बोफा की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई जिसके बाद आपने सारे स्टील स्टॉक्स को चलते हुए देखा। यहाँ पर स्ट्रेंथ तो मिली, लेकिन अब लास्ट आवर में पिछले कुछ 15-20 मिनट पे BTST ट्रेड्स के बाद जब मौका होता है 3:15 के बाद, तो आपको वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ होते हुए भी और 17,000 के नीचे भी स्लिप होता हुआ मार्केट को देख रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो लाल निशान में स्लिप होके जा रहा है। जो दूसरे कुछ स्टॉक्स थे जहां बड़े शॉर्ट्स भी बने, IEX जैसे स्टॉक्स, क्योंकि डालमिया भारत अपने नॉन कोर एसेट से एग्जिट कर रहा है, IEX में स्टेक है, उसके चलते आपने यहाँ पर एक बड़ी बिकवाली देखी। उसके दूसरे एनर्जी पैक काउंटर्स में JSW एनर्जी जैसे काउंटर्स आपको वीक दिखाई दिए। मिड कैप गेनर्स में आपको आप
बैंक आपको कई सारे फार्मा स्टॉक्स लाइक ल्यूपिन हो, अल्केम लैब हो, इनमें जरूर मूव देखने को मिली। सो आज रिपोर्ट्स का बहुत ज्यादा मोमेंटम प्ले हुआ। आपको रियल एस्टेट में फिनिक्स मिल जैसे स्टॉक्स पर रिपोर्ट देखने को मिली, सन फार्मा पर रिपोर्ट्स आई। तो फार्मा स्पेस पे जहाँ एक बुलिश रिपोर्ट्स हैं उनका क्लियरली आपको इम्पैक्ट इन द प्राइस मूवमेंट दिख रहा है। एट द सेम टाइम M&M जैसे स्टॉक्स पर आपको रिपोर्ट का रिएक्शन क्लियरली दिख रहा है। रिलायंस चल रहा है क्योंकि अच्छे जोन में आ चुका है, टेक्निकली भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब आप जो बढ़ने गिरने वाले यानी एक बढ़ने वाले के आगे 4 गिरने वाले शेयर दिखाई दे रहे हैं, तो फिर से आप कंसर्न के साथ तो 17,000 के नीचे बंद होकर जा रहे हैं, तो ये कंसर्न अपने आप में बिल्ड करता है। सारे दिन भर के गेन्स आपने इरोड किए। देखना होगा कि कल किस तरह की, जो कि इस मंथ की फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर की लास्ट एक्सपायरी भी होगी, उससे एक दिन पहले कैसा एक्शन बाजार में दिखता है। फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का लक्ष्य, श्रीकांत, आप दोनों शो में जुड़े, आपने सारी एक्सपर्ट एडवाइस और ये सारी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। इसके साथ शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं। कल सुबह ओपनिंग में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन मार्केट्स का एक्शन, मार्केट बंद होने के बाद भी बिजनेस जगत से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सारा एक्शन ET Now स्वदेश पे लगातार बना हुआ है, कहीं मत जाएगा।